नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे कैबिनेट की बैठक की। आज मंगलवार का दिन कैबिनेट की बैठक के लिए नियत होता है और आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो क्या फैसले लिए गए बताते हैं आपको। सरकार ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है और कई जरूरी फैसले किए हैं। कैबिनेट की बैठक में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए उनमें दबंगों माफियाओं से जो मुक्त कराई गई जमीन है यह किसानों को दिए जाने का फैसला किया गया। कोरोना के दौरान बंद रही प्राइवेट बस मालिकों के वाहन कर के 103 करोड़ रुपए भी माफ किए जाएंगे, यह भी फैसला कर लिया गया। इसके अलावा सरकार ने भूमिहीन पुजारियों को 5,000 रुपए मानदेय देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी आज दे दी। जो प्रदेश में प्राइवेट बसें संचालित हो रही थी और कोरोना के पीरियड में लॉकडाउन जब था उस समय वो बसें बंद थी, तो 130 करोड़ रुपया आज मध्य प्रदेश की सरकार ने उन बसों का जो देय मासिक वाहन कर था 130 करोड़ रुपए की छूट मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा इन बस मालिकों को प्रदान की गई है। आज कैबिनेट के द्वारा जो भूमिहीन पुजारी हैं उनकी राशि बढ़ाकर 5,000 किए जाने प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जिन पर 5 एकड़ तक की भूमि वाले पुजारियों को जो 2100 मिलते थे उसे बढ़ाकर 2500 करने का तय किया है। लैंड पूलिंग का ये देश का अपना अलग प्रकार का मॉडल होगा। इसमें किसान भी उस संस्था में भागीदार हो जाएगा। जो उद्योग है जो भी लगेगा, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार मध्य प्रदेश ने ये किसान के साथ न्याय किया है। चलिए बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। उत्तराखंड में हादसा हुआ, पूरा मध्य प्रदेश सिहर गया, गम में डूब गया और इस हादसे के बाद शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार की तरफ से सड़क हादसों को रोकने के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट कमेटी बनाने का फैसला हुआ है और इस कमेटी में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया शामिल हैं। यह कमेटी सड़क हादसों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम का अध्ययन करेगी और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कोशिश करिए कि दुर्घटनाएं कम हो या हो ना, इसके उद्देश्य से मध्य प्रदेश में आज एक कमेटी गठित की है जिसमें मैं हूं, गोपाल भार्गव जी हैं, अरविंद भदौरिया जी, और कमेटी मीटिंग करने के बाद में, चर्चा करने के बाद में, अधिकारियों से चर्चा करने के बाद में जो भी पक्ष और जो भी ऐसे निर्णय, जो भी ऐसे नियम नए हमें लागू करना है उन पर चर्चा करेंगे। और इधर भोपाल की बात करते हैं जहां पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज मीडिया से कई मुद्दों पर बातचीत की और कांग्रेस पर वो हमलावर फिर से नजर आए। उन्होंने कांग्रेस में पार्षदों की दावेदारी को लेकर चले लात घूसे की घटना पर कहा कि इसमें कुछ नया तो नहीं है, खबर तो तब होती जब बैठक शांतिपूर्ण हो जाती। कांग्रेस की देश जोड़ो यात्रा पर उन्होंने कहा कि पहले पार्टी जोड़ लें, देश जोड़ने की यात्रा अगर शुरू करना ही है तो कश्मीर से करें। नौकरशाही को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने कहा कि पहले सिक्का उछालकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ये तय कर लें कि नौकरशाही हावी है या गुलाम। इसमें नया क्या है और इसमें खबर क्या है? बैठक शांतिपूर्ण हो जाती तो खबर थी। ये तो उनकी नेट प्रैक्टिस है जो चुनाव के पहले होती है, वो चुनाव के पहले कर रहे हैं। ये उनकी एक संस्कृति का अंग है। इसके माध्यम से वो आपके बीच, जनता के बीच आते हैं। अब ये अभिहाली तो आपने पूछा है कि जूतम पैजार हुई है, पार्टी जोड़ लें और देश छोड़ने की यात्रा चालू करना है तो कश्मीर से करें, कन्याकुमारी से क्यों कर रहे हो? ये इनकी मानसिकता है, दूसरों पर आरोप लगा के अपने आप को पाक साफ जाहिर करना। एक बार भी कश्मीर की आतंक पर नहीं बोले हैं। वो सरकार पर सवाल उठाएंगे, हम पे उठाएंगे, आतंकवाद पे कभी सवाल नहीं उठाते थे कोई ऐसे। पहले वो तय तो कर ले राजा साहब। वो कभी तो कहते हैं नौकरशाही हावी है और कभी कहते हैं गुलाम हो गई है। सिक्का उछाल के तय कर लें वो और कमलनाथ जी पहले गुलाम हो गई है क्या हावी है। अभी तक कहां लगाई हुई थी ये जी को और जान को।
एक भी प्रकरण किसी पर झूठा नहीं लगाया गया है। मीडिया में वो लिस्ट रखें, हम जवाब दे देंगे। चलिए बढ़ते आगे। बीजेपी में पार्षद और मेयर पद के नाम तय करने को लेकर 3 लेयर व्यवस्था तैयार की गई है और इसके तहत मेयर पद के लिए उम्मीदवारों के नाम का चयन प्रदेश चुनाव समिति करेगी, जबकि पार्षद के नाम का चयन संभागीय समिति करेगी। जिला समिति पार्षद के नाम की अनुशंसा करेगी और इस व्यवस्था के तहत भोपाल दौड़ लगाने वाले उम्मीदवारों की माइनस मार्किंग भी हो सकती है। कार्यकर्ता का चुनाव है, कार्यकर्ता को लगता है उसको अवसर मिलना चाहिए, इसके लिए उसको लगता है प्रदेश कार्यालय में भी सूचना करें। लेकिन मेरा आपके माध्यम से भी सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि पार्टी की एक व्यवस्था बनी है, जिला स्तर पर जिला प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिले के हमारे वहाँ जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मिलकर के वो अपना विषय रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और यूँ भी वहाँ पर बैठ करके स्क्रूटनी करके उन कार्यकर्ताओं के नाम निकाले जाएंगे। नगर निगम के केवल महापौरों का चयन जो है वो प्रदेश की हमारी चुनाव समिति करने वाली है। बाकी नगर निगम के जो वार्ड हैं उन वार्डों के प्रत्याशियों की घोषणा संभागीय समिति करने वाली है और बाकी जिले के स्तर पर सारा काम होने वाला है। तो इसलिए जिले में ही कार्यकर्ता वहाँ बातचीत करेंगे, क्योंकि वो कार्यकर्ता को जो काम करता है उसको बताने की कई बार आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं काम कर रहा हूँ तो नेतृत्व देखता है, हर दृष्टि से देखता है वहाँ का, चाहे हमारे जिले के संगठन का काम करने वाले हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, सबको मालूम है कि इस क्षेत्र में ये काम करने वाला है और पार्टी की प्राथमिकता में होता है जो स्वीकार्य हो, वहाँ क्षेत्र में स्वीकार्य हो, चुनाव जीतने की उसकी निश्चित रूप से गारंटी हो, साथ ही उसकी छवि अच्छी हो, पार्टी के लिए बेहतर कर सकता हो, कार्यकर्ताओं कर्मठता से काम करने वाला हो। तो ये मापदंड होते हैं जिसके आधार पर तय होता है। इसलिए कार्यकर्ता को लगता है कि मैं अपनी बात अलग अलग स्थानों पर रखूं, अब ये कार्यकर्ता का अधिकार है, सबका अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन मेरा आग्रह फिर से यही है कि वो अपने जिला या संभाग स्तर पर ही जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इधर बीजेपी की 3 लेयर व्यवस्था पर कांग्रेस की तरफ से तंज निकलकर सामने आया। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी में पराक्रम से नहीं परिक्रमा से ही टिकट मिलेगा, असली नाम तो दिल्ली तय करेगा, यहां से केवल नाम का ऐलान होगा, जबकि कांग्रेस ने टिकट की केंद्रीयकृत व्यवस्था बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन को लेकर जो प्रक्रिया है वो खुद निर्धारित करेगी, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस बात से वाकिफ है कि वो पराक्रम के आधार पर नहीं, परिक्रमा के आधार पर टिकट ला पाता है और उन्हें मालूम है महापौर प्रत्याशियों को कि भोपाल में कुछ नहीं होना है, तो सब अपने अपने आकाओं के वहाँ दिल्ली में हाजिरी लगा रहे हैं। नाम दिल्ली से आएगा, घोषित वीडी शर्मा साहब करेंगे। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने व्यवस्था का केंद्रीकरण किया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही माननीय कमलनाथ जी ने एक फिक्स क्राइटेरिया से कमेटी बनाई है। वो कमेटी उन क्षेत्रों में जाकर उम्मीदवारों की लोकप्रियता का अध्ययन करेगी। स्थानीय स्तर पर ही सिंगल नाम, कोई पैनल नहीं आएगी, जहां विवाद होगा वहां पैनल। चलिए बढ़ते आगे। निकाय चुनाव को लेकर पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और उसको लेकर एक दूसरे पर वार करने का मौका नहीं छोड़ रहे। इस कड़ी में कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजेपी को घेरने की तैयारी की है। कांग्रेस अब स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग आरोप पत्र बना रही है। कांग्रेस इसके सारे जनता के सामने सरकार की कमियों को उजागर करने की कोशिश कर रही है, जिसमें भ्रष्टाचार, घोटाले, अपराध समेत कई मुद्दे शामिल किए जा रहे हैं। चूंकि अधिकांश स्थानों पर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता काबिज हुई थी निकायों में, और उसमें जी तोड़कर भ्रष्टाचार हुए हैं। जो लोग साइकिल का पंचर पकवाने के पैसे नहीं रखते थे, वो आज फॉर्च्यून में घूम रहे हैं, चाहे वो पार्षद हों या वो मस्तर कर्मचारी हों। तो सीधी तौर पर भ्रष्टाचार उसमें हुआ है। तो उन आरोप पत्रों के माध्यम से इन भ्रष्टाचारों को भी कांग्रेस पार्टी उजागर करेगी। इधर पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में सीएम राइज स्कूलों के टीचर्स की ड्यूटी नहीं लगेगी। टीचर्स, प्रिंसिपल समेत अन्य स्टाफ की चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इसके साथ ही सीएम राइज स्कूलों में पोलिंग बूथ भी नहीं बनाए जाएंगे। इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने आदेश जारी किया। प्रमुख सचिव ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया कि विशेष परिस्थिति में ही सीएम राइज स्कूलों के एसेट्स का इस्तेमाल करना होगा।
इसके लिए लोक शिक्षा संचालनालय से अनुमति भी लेनी होगी। हमारे विभाग का ये प्रस्ताव है, निर्वाचन हम कोशिश करेंगे कि निर्वाचन आयोग उसको मान ले, क्योंकि सीएम राइज स्कूलों में अभी काम की अधिकता है, तैयारी और सब दृष्टि से। लेकिन क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं जिसमें चुनाव भी है, वो भी महत्वपूर्ण होते हैं, और जितने लोग उस समय लगते हैं उसकी आवश्यकता की पूर्ति अन्य जगह से करे, ये हमारी अपेक्षा है। हम धीरे धीरे करके चाहेंगे कि शिक्षकों को अन्य कामों में ड्यूटी न लगाना पड़े, केवल विशेष परिस्थिति में ही शिक्षकों की अन्य कामों में ड्यूटी लगाए। उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे सब दूर ऐसा सहयोग मिला तो हम आगे कर पाएंगे। प्रदेश की पर्यटन संस्कृति मंत्री हैं उषा ठाकुर, जिन्होंने कांग्रेस को देशद्रोही पार्टी बताकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। उन्होंने कांग्रेस को देशद्रोही पार्टी करार देते हुए यह कहा कि 65 साल जिन्होंने देश को दुर्व्यवस्थाओं में डाला, ऐसी पार्टी को दरकिनार करने की जरूरत है। उन्होंने बीजेपी को देशभक्तों का भी दल बता दिया। उनसे दरअसल सवाल किया गया था कि निकाय चुनाव का आधार क्या होगा, किस आधार पर लड़े जाने, तो उन्होंने कहा कि यह देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच का चुनाव। उषा ठाकुर के बयान के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ल ने कहा कि बीजेपी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पार्टी को देशद्रोही बोलकर उनका अपमान कर रही है, देश का अपमान कर। 65 साल जिन्होंने देश को दुर्व्यवस्थाओं में डाला, जिन्होंने तुष्टीकरण करके देश की सामाजिक समरसता को भंग करने का दुष्चक्र चलाया, जिन्होंने भारत के कश्मीर को नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य किया, और इन सब समस्याओं का समूल समाधान भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों का दल है, और कांग्रेस वो दल है जिसने सिवाय समस्या पैदा करने के इन 65 सालों में कुछ के नहीं किया। देश की साख को विश्व में दांव पर लगाया। हम भ्रष्टाचारियों के, हम चोरों के, हम गुनाहगारों के देश बन के रह गए थे। वो तो मोदी जी का प्रखर नेतृत्व है जिसने आज संपूर्ण विश्व में पुनः अपनी साख स्थापित की है। देश को आजाद कराने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पार्टी, जिन्होंने देश की आजादी महत्वपूर्ण योगदान दिया और देश को आजाद करवाया। इंदिरा जी की पार्टी, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी। राजीव जी की पार्टी, जिन्होंने देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी। उस पार्टी को उषा ठाकुर काबीना मंत्री देशद्रोही पार्टी करी। एक तरह चलिए बढ़ते आगे और बात करेंगे बैतूल की, जहां पर क्रिकेटर नमन ओझा के पिता विनय ओझा को जमानत मिल गई। पुलिस ने पिता विनय ओझा को गबन के आरोप में दरअसल गिरफ्तार किया था। मुल्ताई के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने विनय ओझा को जमानत दी। विनय ओझा के वकील अंशुल गर्ग ने बेल मिलने की पुष्टि की और पुलिस पर गलत सूचनाएं फैलाने के आरोप लगाए। विनय ओझा पर 34 फर्जी केसीसी खाते बनवाकर 1.25 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। 2013 में वो मुल्ताई तहसील के जौलखेड़ा गांव की महाराष्ट्र बैंक शाखा में पदस्थ थे। मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला किया है। कांग्रेस ने एनसीआरबी की 2020 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि एमपी में बाल अपराध और मासूम से रेप के मामले में देश में सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश में हैं। इसके साथ ही प्रदेश में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध की दर 59.1% है और सरकार इन अपराधों से बेफिक्र है। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का पलटवार हुआ। कहा, कांग्रेस सरकार को बदनाम करना चाहती है। कांग्रेस के पास ज्ञान की कमी है। कि सरकार में बैठे लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपराधियों को पनाह दे रहे हैं। पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बावजूद भी सख्त और ईमानदार अफसर भी इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं, अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं कि प्रशासनिक हस्तक्षेप ज्यादा है। उत्तराखंड बस हादसे में मृतकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सभी मृतकों का अलग अलग गांवों में आज अंतिम संस्कार हुआ। बुद्ध सिंह साचा गांव के राजा राम सिंह और गीता सिंह का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया। वहीं मोहंद्रा गांव में 4 लोगों की एक साथ अंतिम यात्रा निकाली गई। पूरा गांव शोक में डूब गया।
वहीं आग की बात करते हैं, हादसों की बात करते हैं तो मंगलवार को मध्य प्रदेश में कई जगहों पर आग का तांडव देखने को मिला। भिंड में एक टेंट हाउस के गोदाम में आग लग गई तो उज्जैन में चलती गाड़ी में आग लग गई। कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं भोपाल एयरपोर्ट एरिया में सूखी घास में ही आग लग गई। इससे हड़कंप मच गया, जिसे दमकल की गाड़ियों ने बाद में बुझा दिया। इसके अलावा डिंडौरी के बस स्टैंड इलाके में एक मकान में आग लग गई। इस हादसे में मकान जलकर खाक हो गया। उधर सिंगरौली में ट्रक गैरेज में आग लग गई, जिसमें 7 ट्रक जल गए। उधर सीधी जिले के एक गांव में कच्चे मकान में भीषण आग लगने की घटना सामने। बात सत्ता की करते हैं, जहां पर डीजल भरते समय हाईवा वाहन में आग लग गई। ट्रक ढाबे के पास खड़ा ही था, जहां पर डीजल भरा जा रहा था और इसी दौरान ट्रक ने आग पकड़ ली। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग को बड़ी मुश्किल से काबू किया। बात ग्वालियर की, जहां पर पुलिस के हत्थे एक बदमाश के मोबाइल ने खतरनाक राज खोल दिया। पुलिस की गिरफ्त में आए का बदमाश के व्हाट्सएप की डिटेल खंगाली गई तो सुपारी किलिंग की साजिश का सनसनीखेज खुलासा हुआ। बदमाशों ने कोलकाता के एक वकील को मारने की सुपारी ली थी। 10 दिन के बाद कोलकाता में वकील को मारने का प्लान था। दरअसल ग्वालियर पुलिस ने सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ फोटो डालने वाले नीरज राणा नाम के बदमाश को पकड़ा था। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस बदमाश का मोबाइल खंगाल रही थी तो यह खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले में जानकारी जुटाई तो पता चला कि नीरज ग्वालियर के कुख्यात गैंगस्टर हरेंद्र जाट का भतीजा है। नीरज को कोलकाता के एक शख्स पवन राय ने वकील को मारने के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। और उमरिया के मानपुर दुल्हरा गांव से खबर जो हैरान करती है। यहां पर भीड़ ने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया और पहले तो चोरी के शक में युवक को पकड़ा, उसकी जमकर पिटाई की गई, उसकी आंखें तक फोड़ दी गई, उसके हाथ तोड़ दिए गए। इतना ही नहीं, उसकी जुबान भी काट दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से भीड़ से इस युवक को बचाया और उसे अस्पताल भिजवाया, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ जारी। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौट।